हाय एवरीवन। तो आज हम क्या करने लगे हैं? आज हम वो चैप्टर करने लगे हैं जो अभी के लिए सबसे नया चैप्टर है। इन द सेंस इस तरह की कोई चीज तुमने पहले नहीं करी, एंड इट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का क्या मतलब है? ट्रिगो अपने में नया चैप्टर था क्लास 10th में जब एंटर करते हैं, राइट? काफी डराया गया होता है बच्चों को बाय द रिस्पेक्टिव सीनियर्स, लेकिन हमें पता है डरने की कोई जरूरत नहीं होती, राइट? उसके बाद अब आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। क्यों? क्योंकि ट्रिगो एक बहुत ज्यादा डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला टॉपिक है। कैसे यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है? इंजीनियरिंग, whether you talk about space, whether you talk about aeronautics, marine, construction, music, medical, in all the fields and in depth। मतलब जरूरी नहीं कि डॉक्टर एक यूज कर रहा है ट्रिगो, लेकिन जो मशीन्स बनती हैं, चाहे हम म्यूजिक वेव्स की बात करते हैं, एवरीवेयर ट्रिगो यूज होता है, एवरीवेयर, राइट? चलो, यूजेस तो ये हमने सिर्फ सुपरफिशियली देखे अभी कि कहाँ कहाँ यूज होता है, लेकिन ये जो चैप्टर है इट इज गोइंग टू टच अ परसेंटेज, अ वेरी माइन्यूट परसेंटेज ऑफ दैट एप्लीकेशन। और अब हम उस चीज को सीखेंगे कि कैसे हमें कहाँ कैसे यूज हो सकता है ये चैप्टर, और हम कैसे इस चैप्टर में एक्सपर्ट बन सकते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर की, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट? सिर्फ इन दो चीजों के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा चैप्टर। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, राइट? हाँ, कई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर के यानी एनसीईआरटी के बाहर के हैं, वो भी हम करेंगे, नॉट इन दिस वीडियो, बट उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन एलिवेशन एंड डिप्रेशन ओवर हियर along with handling all the examples from NCERT। एक्सरसाइज के लिए I will be making another one। Okay, चलो let's start। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों को हम एक ही फिगर से समझेंगे। ओके, ये है हमारी एक रोड, ये एक रोड है, राइट? अब इस रोड के ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी है हमारी, ये रही हमारी बिल्डिंग, फाइन। एंड नाउ देयर इज अ मैन स्टैंडिंग ओवर हियर, एंड देन देयर इज अ मैन स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये हमारी एक रफ सी फिगर होगी, राइट? अब दोनों के बीच में एक हाइपोटेन्यूज मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब इस चीज को ध्यान से देखो, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, राइट? जब ये 1 एंड ये 2, पहला आदमी जब ऊपर देख रहा है तो वो क्या कर रहा है? हम आंखों को एलिवेट करते हैं, जब हम ऊपर देखते हैं तो आंखें एलिवेट होती हैं, राइट? एंड ड्यू टू विच द एंगल बीइंग फॉर्म्ड with the hypotenuse and the horizontal, let it be theta, and this is called as angle of elevation। जब हम ऊपर देखते हैं या कोई भी चीज जब ऊपर देख रही है, ओके, और जो एंगल फॉर्म हो रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सिमिलरली व्हेन द सेकंड पर्सन इज लुकिंग डाउनवर्ड्स, जब हम टॉप पे खड़े होके नीचे सड़क को देखते हैं या नीचे कहीं पे भी देखते हैं, वी आर लुकिंग डाउनवर्ड्स, राइट? उस चीज को कहते हैं डिप्रेशन। और किस तरह से बनता है वो एंगल? यहाँ पे भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करेंगे, ओके, एंड दैट हॉरिजॉन्टल लाइन इज मेकिंग एन एंगल विद द हाइपोटेन्यूज अगेन। तो ये जो एंगल है, लेट इट बी अल्फा, ओके, लेट इट बी अल्फा। तो ये जो एंगल अल्फा बना है टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, राइट, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, एलिवेशन कब होता है? जब हम ऊपर देख रहे हैं, और डिप्रेशन कब होता है? जब हम नीचे देख रहे हैं, राइट? अब यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, अगर आप देखो इस फिगर में, एंगल ऑफ एलिवेशन का हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन का हो, दोनों हॉरिजॉन्टल के साथ हैं, राइट? हॉरिजॉन्टल से बने हुए, एंड दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट। ओके, चाहे ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल है चाहे नीचे वाली हॉरिजॉन्टल है, they are called as line of sight। और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनते हैं। कई कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें हमें फिगर में लगता है कि यार ये एंगल शायद बिल्डिंग के साथ बन रहा है, टावर है, लैंप पोस्ट है, फ्लैट पोस्ट है, वट एवर दे यूज एज वर्ड्स, बट वर्टिकल के साथ एंगल कभी नहीं बनेगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा, राइट? दिस वॉज द फर्स्ट थिंग। नाउ सेकेंड पॉइंट, अगर आप ये देखो हॉरिजॉन्टल है, राइट, दोनों हॉरिजॉन्टल है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट? तो एक ही जब हाइपोटेन्यूज को लेके हम एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बनाते हैं, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट? तो पहला क्या था कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनते हैं, राइट? एंड दूसरा
अल्फा इक्वल्स टू थीटा, मतलब angle of elevation and angle of depression, they are always going to be same when they are being made by the same hypotenuse. सेम हाइपोटेन्यूज है, एक ही स्लांट लाइन है यहाँ पे, राइट? तो उसके अक्रॉस जब एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल. ओके, नाउ वील स्टार्ट विद एग्जांपल्स. और इस चैप्टर के क्वेश्चंस में 99% फिगर आपको खुद बनानी होती है. ओके, जब हम फिगर खुद बनाते हैं तो क्वेश्चन को ढंग से कॉम्प्रीहेंड करना होता है, बार बार रीड करना होता है. एंड अगर आप पिछले पेपर्स उठा के देखोगे या फिर मेरे पीडीएफ देखोगे, यू विल रियलाइज कि इस चैप्टर में से मेजरली केस स्टडी एक जरूर आती है पेपर में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. देखो टावर आ गया. क्वेश्चन में क्या होगा? टावर होगा, फ्लैट पोस्ट होगा, लैम्प पोस्ट होगा, बिल्डिंग होगी, हाउस होगा, मतलब जो वर्टिकली इरेक्ट चीजें एग्जिस्ट कर सकती है जिसके साथ एंगल क्रिएट किया जा सकता है, वो वर्ड्स यहाँ पे आएंगे. ओके, a tower stands vertically on the ground. From a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. बहुत बेसिक है क्योंकि पहला एग्जाम्पल है, ऑब्वियसली बहुत बेसिक सी चीज है. लेट्स मेक द फिगर फर्स्ट. ओके, ये रहा हमारा टावर, राइट? एंड देन देयर इज अ पॉइंट which is 15 meter away from the ground, right? Now from the tower, right? The angle of elevation of the top of the tower. अब हम ये ज्वाइन कर दिया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री. और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन था हमें 15 मीटर. फिगर हमारी बन गई, राइट? यहाँ पे आप चाहो तो आप लिख सकते हो दिस इज द टावर, ऑल्दो कोई कंपल्शन नहीं है इसकी. बट नाउ व्हाट आई प्रेफर लेबलिंग इन द टर्म्स ऑफ ए, बी एंड सी. ओके, अब हमें निकालना क्या है? वी आर जस्ट सपोज टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. जब भी हाइट निकालनी होती है ना, उसको h ले लो, इजी हो जाता है रिप्रेजेंट करना. अब यहाँ पे क्या करेंगे? बहुत ज्यादा हमें थ्योरी नहीं लिखनी, इनफैक्ट इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी नहीं लिखनी. तो अब हम सीधा सा क्या करेंगे? वी विल जस्ट अप्लाई tan 60. देखो इस चैप्टर को करने के लिए ना आपका टेबल आना बहुत जरूरी है, इन द सेंस ऑल द एंगल्स, sin 60 क्या होता है, tan 60 क्या होता है, ऑल दैट, वो वाली वैल्यूज लर्न होना बहुत जरूरी है. देन अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन कि अच्छा यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, यहाँ पे बेस गिवन है तो ये लगाना है, यहाँ पे वर्टिकल गिवन है, यहाँ हाइपोटेन्यूज गिवन है तो ये रेशियो लगाना है. इस चीज का स्ट्रॉन्ग होल्ड होना भी जरूरी है, राइट? अब यहाँ पे tan क्यों लगा? बिकॉज व्हाट आई हैड वाज द बेस एंड द परपेंडिकुलर, राइट? तो tan 60 is going to be perpendicular over base which is 15. tan 60 की वैल्यू होती है √3 equals h over 15, right? ये आ गया. That means 15 √3 meter equals h and that's all. बस ये देखो, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन शायद बिल्कुल भी नहीं आते. अगर कभी भूले बिसरे इसका एमसीक्यू एग्जिस्ट कर गया तो वो शायद इसके अराउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं. बट दिस क्वेश्चन इज जस्ट द स्टार्ट एंड इट इज एक्चुअली टेलिंग यू कि हाँ हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे. ओके, नाउ मूविंग ऑन विद द सेकंड एग्जांपल. यहाँ हमें एक फिगर गिवन नजर आ रही है. एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ अ हाइट 5 मीटर. तो ये जो पोल गिवन है हमें, ये 5 मीटर है, राइट? शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल. देखो यहाँ पे ये एडी पूरा पोल है, लेकिन उसको कहाँ जाना है? शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर, यानी ए बी की हाइट है 1.3. ओके, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर? ये लैडर गिवन है BC, इसकी लेंथ निकालनी है हमें. व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, वो भी गिवन है, टू द हॉरिजॉन्टल वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन. बी तक पहुंचना है उसको, तो वो कह रहे हैं कि लैडर की कितनी लेंथ होनी चाहिए सच दैट इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. बहुत सिंपल से बेसिक से वर्ड्स यूज किए, लेकिन हाँ क्योंकि मुझे पता है इसीलिए आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इट क्विकली. आप लोग जब भी चैप्टर स्टार्ट करते हो, जब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, बिकॉज एग्जाम्पल्स में हम जितना टाइम डिवोट करेंगे अनसॉल्व क्वेश्चंस उतने आसान हो जाएंगे हैंडल करना, राइट? ओके, अब also how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? ये पोल का फुट ये रहा, लैडर का फुट ये रहा. तो अब कह रहे हैं कि वो लैडर का फुट पोल के फुट से कितना दूर होना चाहिए. दैट मीन्स हमें CD की लेंथ भी निकालनी है, राइट? तो अब हमें इसमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड
BC, लैडर की लेंथ, एंड DC. ये दो चीजें निकालनी है. ओके, अब गिवन क्या था हमें? पूरे पोल की हाइट हमें गिवन है. यस, AD is given to us as 5 meter and then AB is given to us as 1.3 meter. ये देखो 1.3 मीटर यहाँ, 5 मीटर यहाँ. तो इसका मतलब BD की लेंथ आ जाएगी सबट्रैक्ट करके. BD is equals to 5 minus 1.3 and that comes out to be 3.7 मीटर. राइट, ये 3.7 आ गया. अब एक सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस निकालना है, एंगल गिवन है ऑलरेडी. राइट, सो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट इन ट्रायंगल BDC. राइट, आई विल फर्स्ट अप्लाई tan 60. tan 60 अप्लाई करने से मुझे क्या मिलेगा? 3.7 अपॉन CD. CD बेस है, अननोन है, वो भी निकालना है हमें. tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 equals 3.7 upon CD. CD equals 3.7 upon √3. राइट. अच्छा, एक चीज मैं पिछले क्वेश्चन में बोलना भूल गई. ये पिछला क्वेश्चन मैंने रूट्स में छोड़ा था. राइट, यू कैन ऑलवेज लीव योर आंसर इन रूट्स अनलेस यू आर गिवन अ वैल्यू ऑफ रूट एट द एंड. ये देखो इस क्वेश्चन में गिवन है, यू मे टेक. यार मे तो कहने की बात है, यूज तो करना पड़ेगा. राइट, तो √3 की वैल्यू 1.73 है. इसका मतलब जो फाइनल आंसर जाएगा वो डेसिमल्स में जाएगा. ओके, CD की अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज करेंगे. ओके, सो वी गेट 3.7 √3 डिवाइडेड बाय 3. कैलकुलेशंस कर दी जाएंगी. लेट्स डू दैट. सो 3.7 को पहले मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ. 1 पॉइंट यहाँ पे 7 आ गया. राइट, व्हाट आई गेट? 2. So 6, 1 and 3. It is coming out to be CD equals 1.23 into 1.73. 3.7 को 3 से डिवाइड किया, I get nearly 1.23. अब 123 और 173 को मल्टीप्लाई करते हैं. सारी कैलकुलेशंस यहीं पे कर रही हूँ सामने सामने. राइट, let me just cross check. ये 9, 6, 3, then 1, 2 carry, 14 plus 2, 16, 1 carry, 8, and then 1 था 123. So we get 9, 7, and we get 12, 1, 11, 1, 2. Right? So decimals कितने थे? 4 decimal places. आंसर कितना आया? Let's clear the screen. तो CD की लेंथ हमारी कितनी आ गई? This comes out to be 2.13 मीटर. देखो यहाँ पे मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस पे छोड़ा आंसर को, एंड क्योंकि बाद में 7 था, सो आई अप्रोक्सीमेटेड इट टू 2.13 मीटर. यानी बेस का जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द लैडर एंड फुट ऑफ द पोल के बीच में, दैट इज 2.13 मीटर. राइट, मेरे सामने एनसीईआरटी ओपन है. लेट्स वेरीफाई द आंसर एंड द आंसर इज करेक्ट. राइट, अब हमने एक पार्ट निकालना है, हमें हाइट भी निकालनी है. हाइट निकालने का मतलब भी, हाइट, लेंथ ऑफ द लैडर. राइट, तो उसके लिए अब हम क्या यूज करेंगे? आई एम गोइंग टू यूज साइन. साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 3.7 ओवर BC. साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इक्वल्स 3.7 ओवर BC. राइट, फाइन. तो अब BC कितना हो जाता है? 3.7 ओवर √3 इंटू 2. अब यहाँ पे देखो 3.7 इंटू 2 इंटू √3, और ये नीचे 3 आ जाएगा. फिर से कंसिडर आई हैव रैशनलाइज्ड. 3.7 अपॉन 3 की वैल्यू हमने देखी थी, कितनी आई थी? 1.23 थी. राइट, तो 1.23 इंटू 2 इंटू 1.73, दैट मीन्स 1.23 और 1.73 तो वापस 2.13 आ गए. स्मार्ट कैलकुलेशंस. राइट, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो वी गेट 4.26 मीटर. And that is going to be the length of the ladder, which is approximate. हाँ, दोनों आंसर्स के साथ approximate word लिखना is compulsory. क्यों? क्योंकि देखो आंसर क्या है, हमने 2 डेसिमल प्लेसेस पे छोड़ दिया अपने आप 1.73, और फिर जब 3.7 को भी 3 से डिवाइड किया तब भी मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस कंसिडर किए सिर्फ. तो आंसर लास्ट डेसिमल डिजिट वेरी कर सकता है, किसी का 7 आ सकता है, किसी का 6 आ सकता है, एंड दैट इज व्हाई
writing approximate at the end is important and compulsory. Okay, ऐसा तो है नहीं कि हम 10 डेसिमल डिजिट्स तक आंसर देंगे. We will stop always at 2 decimal places. Okay, now next question. An observer 1.5 meter tall is 28.5 meters away from a chimney. Okay, let's make that. एक observer है and it is at some distance from the chimney. Okay. Okay. Now the angle of elevation of the top of the chimney from our eyes is 45 degree. Okay. What is the height of the chimney? Right? अब ये देखो, ये जो ऑब्जर्वर था इसकी हाइट 1.5 है और पूरी चिमनी की लेंथ कितनी है 28.5. ये गिवन है. और एंगल कितना बन रहा है? एंगल फ्रॉम आवर आईज इज 45 डिग्रीज. व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? ओह सॉरी, इट इज, एक सेकेंड, ये क्या गिवन था हमें? 28.5 मीटर अवे. राइट. ओके, यार देखो यहाँ पे हमें ऑब्जर्वर की हाइट गिवन थी. ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ऑब्जर्वर की हाइट गिवन होती है वहां पे तो हम उसको ऑब्वियसली यूज करेंगे. लेकिन देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस वेयर इट इज नेग्लिजिबल, जहां कुछ मेंशन नहीं है ऑब्जर्वर की हाइट के बारे में, तो वहां पे वी विल इग्नोर दैट. और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा देखो, जब हम हाइट कंसिडर कर रहे हैं तो आई लेवल से उसकी हाइट इंक्लूड करके इंसान की उसकी आई लेवल से एंगल बनता है. लेकिन जहां पे हाइट नहीं मेंशन वहां पे ऑब्वियसली वी आर इग्नोरिंग द हाइट, वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर. उस केस में आपका सीधा एक ग्राउंड लेवल से एंगल बनता है इस तरह से. राइट. सो स्टार्ट करते हैं. अब यहां पे फिगर को लेबल करते हुए आई हैव मल्टीपल पॉइंट्स. AE is the height of the observer. So AE is going to be equals to BC. They are parallel, right? AE equals to BC equals to 1.5 meter. अब let CD equals to H. Okay. और also AB equals to EC equals to 28.5 meter. Right? ये अगर नीचे वाली लाइन हमारी 28.5 है तो ये वाली लेंथ भी तो 28.5 हो जाएगी. राइट. अब क्या करना है? सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस पर फोकस करेंगे. इन ट्रायंगल EDC. ओके, इन ट्रायंगल EDC व्हाट वी गेट? tan 45 सबसे प्यारा एंगल होता है. क्यों होता है सबसे प्यारा एंगल? ये देखो, इट इज H over 28.5 परपेंडिकुलर ओवर बेस. tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1. जब भी एंगल हमारा 45 है उसका मतलब इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये जो लेंथ है दे आर सेम. राइट. कैसे? अब ये देखो, 1 इक्वल्स H over 28.5. तो 28.5 से 1 मल्टीप्लाई हुआ एंड दिस कम्स आउट टू बी दी हाइट. तो ये हाइट कितनी आ गई हमारी? 28.5 आ गई. आइसोसेलेस बन गया. अब क्या मांगा था? लेग हाइट ऑफ द चिमनी मांगी थी उन्होंने. हाइट ऑफ द चिमनी को ना प्लीज 28.5 मत छोड़ देना. क्यों? एक नंबर खत्म हो जाएगा. यहां पे आएगा 28.5 प्लस 1.5. हमने ये पोर्शन 28.5 निकाला है. राइट. ये क्या है? 1.5. और हमारी पूरी चिमनी क्या थी? BC थी, नहीं BD थी. राइट. सो 28.5 प्लस 1.5 इज 30 मीटर दी हाइट ऑफ दी चिमनी. ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पे ऑब्जर्वर की हाइट मेंशन होती है उसके पैरेलल वाली साइड में आपको हाइट, ऑब्जर्वर की हाइट को डील करना पड़ेगा. राइट. द वे वी हैव डेल्ट इन दिस क्वेश्चन. आगे भी और एग्जांपल्स मिलेंगे इस तरह के. लेट्स सी फर्दर. टोटल 7 एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में एंड नाउ वी आर ऑन टू द फोर्थ वन. ओके. तो अब फोर्थ एग्जांपल क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. तो एक पॉइंट है P, right? The angle of elevation of the top of a tall building is 30 degree. ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हमारी फिगर बन गई. राइट. अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. ओके, ये हमारा फ्लैग एक होस्ट किया जा रहा है यहाँ पे. राइट. And the angle of elevation of the top of the flagstaff from P is 45. अब यहाँ पे एक और एंगल बन गया.
और एंगल जो बनेगा, देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनते हैं। यहाँ पे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, इस एंगल को मार्क कर देते हैं 45। प्लीज, एंगल जो जाएगा वो पूरा ये जाएगा। ओके, तो ये एंगल कितना है, 45, राइट। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, दैट इज दिस पोर्शन, h हो गया ये, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, यानी ये x हो गया, राइट। ये दो चीजें निकालनी है। जैसे जैसे मैंने सेंटेंस रीड किया वैसे वैसे फिगर बनाई, रफ फिगर बनी है, बट दैट्स ओके, समझ आना इज मेजर, राइट। अब इसको लेबल कर देते हैं, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो जाएगा और ये सी हो गया, राइट। कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स है यहाँ पे, दो। कौन कौन से, PBA एंड PCA, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। ऊपर वाले ट्रायंगल को राइट एंगल मत कंसिडर कर देना, उसको कैलकुलेशंस में मत इंक्लूड कर देना प्लीज। ओके, नाउ इन ट्रायंगल PBA 30 डिग्री एंगल है, 10 डिग्री हाइट है, बेस अननोन है। जब हाइट और बेस हो तो tan आ जाता है, सो tan 30 इक्वल्स 10/x। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 10/x। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू गिवन है और 3 डेसिमल प्लेसेस तक गिवन है। ओके, सो x इक्वल्स टू 10 into √3, that is 10 into 1.732. So the answer is 17.32 मीटर। तो बेस हमारा आ गया, बेस क्या था, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, 17.32, डन, राइट। अब दूसरे ट्रायंगल में करते हैं। अच्छा, एक और चीज यार, देखो उन्होंने चाहे पहले हमसे हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ मांगा है, बट दैट्स ओके अगर हमने नीचे बेस निकाल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी चीज पहले निकली है। आप कंक्लूड करते हुए आप आंसर उसी तरह से ऑर्डर में लिख दो जैसे उन्होंने मांगे हैं, बट इन द वर्किंग इट डजंट मैटर, राइट। नाउ इन ट्रायंगल PCA वी विल हैव tan 45, पूरा एंगल 45 है, हाइट कितनी है, इट इज h + 10। प्लीज ये देखो, ये बड़ा ट्रायंगल है, ओके, ये हाइट कितनी है, ये h है, ऊपर वाला और नीचे वाला 10 है, तो टोटल हाइट ट्रायंगल जाएगी h + 10, और बेस कितना है x की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, हमने निकाली 17.32, राइट। तो tan 45 इज 1, h + 10 over 17.32, अब 1 और 17.32 मल्टीप्लाई हुए इक्वल्स h + 10, 10 subtract हुआ and we are left with 7.32 meter equals the height of the flagstaff. So height of flagstaff equals 7.32 meter and distance between building and point P equals 17.32 मीटर, राइट। क्वेश्चंस लंबे नहीं है, अभी तक नहीं है। हाँ, इस चैप्टर के क्वेश्चंस लंबे भी आते हैं, एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा लंबे क्वेश्चंस नहीं है, बट यस क्वेश्चंस अभी बहुत बेसिक हैं। जहां पे लगे कि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में, पॉज करो, थोड़ा सा सोचो उसके बारे में, एंड आई कैन गारंटी ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, राइट। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन अ वेरी इजी लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट, the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30 than when it is 60. ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी सी और इजी हो सकती थी, बट इट्स ओके। अब देखो क्या है, एक टावर तो है फॉर श्योर, राइट, और उसकी शैडो बन रही है, दो तरह की शैडोज बन रही हैं, एंड सन का ऑल्टीट्यूड चेंज हो रहा है, राइट। दो एंगल्स फॉर्म होंगे, राइट, इस तरह से दो एंगल्स फॉर्म होंगे, एक 30 है, एक 60 है। अब इनमें से 30 कौन सा है, 60 कौन सा है, दूर वाला एंगल 30 होगा, पास वाला एंगल 60 होगा। क्यों, जैसे जैसे हम टावर के पास आएंगे एंगल इंक्रीज हो रहा है टुवर्ड्स 90 वी आर, जैसे जैसे हम टावर के पास आ रहे हैं एंगल इंक्रीज हो रहा है, राइट। इसीलिए जो दूर वाला एंगल है वो छोटी वैल्यू रहेगी 30, और जो पास वाला एंगल है वो 60 डिग्री रहेगी। ओके, अब क्या समझा रहे हैं ये, द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30 than when it is 60. मतलब
ये जो डिस्टेंस है ना, ये 40 मीटर लॉन्गर। कितनी टोटल है ये नहीं कहा, लेकिन उससे 40 ज्यादा है, राइट। तो ये x हो गया, ये h हो गया, क्योंकि ना नीचे की हमें शैडो पता है when it is 60, ना हमें हाइट पता है। उन्होंने एंड में हाइट मांगी है हमसे, राइट। A B C D। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल में डील करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, देखो हमारे पास ना हाइट है ना बेस है, बट दैट्स ओके। tan 60 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, √3x इक्वल्स टू h। ये आ गया, राइट। अब मैं क्या करूंगी, उन्होंने हाइट मांगी है, यहाँ पे अगर मैं इसको एज इट इज ले लेती हूँ ना, √3x इज इक्वल्स टू h, तो मेरा h एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन मुझे h तो निकालना है, तो मैं x को एलिमिनेट करूंगी, एंड दैट मीन्स x इक्वल्स h ओवर √3, राइट। ये आ गया 1। अब इन बड़ा ट्रायंगल ABD, ओके, इन ट्रायंगल ABD what we get is tan 30 equals h ओवर x प्लस 40। क्यों, पूरा बेस जो है, बेस तो हमारा ये है ना, पूरा x प्लस 40 है, राइट। तो tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3, h एज इट इज, x प्लस 40। अभी मैं x को नहीं सब्स्टिट्यूट कर रही, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट x प्लस 40 इक्वल्स √3h। x की वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। तो h ओवर √3 प्लस 40 इक्वल्स √3h। अब ले आओ उधर, या फिर नहीं, इधर नहीं, हम क्या करेंगे, 40 इधर छोड़ते हैं, √3h माइनस h ओवर √3। मैंने क्यों किया ये लास्ट मोमेंट पे चेंज, 40 पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव रहने देते हैं ना, तो h ओवर √3 को उधर ले लिया। अब LCM एंड ऑल दैट, so this becomes 3h minus h whole over √3, right? 2h over √3, 40। h की वैल्यू क्या आ रही है, देखो उन्होंने हमसे √3 नहीं कहा एंड में, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, बस फाइनल आंसर, एंड दैट इज गोइंग टू बी 40√3/2 इक्वल्स h। √3 को उधर लिया, 2 नीचे आ गया, एंड दैट कम्स आउट टू बी 20√3 मीटर। So height of the tower is 20√3। ये एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, बीच में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल था जिसको हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया समझदारी से। अगर हम नहीं भी करते, देखो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन होगा नहीं या गलत हो जाएगा, नो। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू के बाद आपको फिर एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा h की वैल्यू के लिए। तो वो एक्स्ट्रा काम बचाने के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही x एलिमिनेट कर दिया, and I kept the things in terms of h. Okay. Now the next example, number 6. Okay, the angles of depression of the top and bottom of a 8-meter tall building from the top of a multi-story building. अब यहाँ पे दो तरह की बिल्डिंग है, और दो तरह की बिल्डिंग को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं एनसीईआरटी वाले, एक टॉल बिल्डिंग है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। अब एक्चुअली उनमें से टॉल कौन सी है ये समझो। दो बिल्डिंग्स में बना रही हूँ, एक छोटी एक थोड़ी बड़ी, ओके। अब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, इस क्वेश्चन को तो डेफिनेटली बार बार पढ़ना पड़ता है। The angles of depression from the top and bottom of a 8-meter tall building from the top of a multi-story building, वहां पे भी फ्रॉम है, फिर से पढ़ो प्लीज। The angles of depression of the top and bottom of a 8-meter tall building। देखो ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से बन रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से बन रहे हैं। कैसे, ये देखो, the angles of depression of the top and bottom, oh sorry, ये ऐसे बन रहे हैं एंगल्स। ये 8 मीटर है और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, क्योंकि डिप्रेशन है ना, एलिवेशन तो है नहीं, राइट। तो दोनों एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है, राइट। एक ये हो गया, या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, उसी की टर्म्स में समझाते हैं, ओके। अब द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप का एंगल कौन सा है, पहले 30 डिग्री, राइट। टॉप का ये एंगल है तो ये 30 हो गया, और फिर दूसरा कौन सा है, 45 है। वो कौन का है, बॉटम के लिए। देखो सब मार्क करके देती हूँ, पहले टॉप है ये 30 है, राइट, फिर बॉटम है ये 45 है, और मैंने क्या किया, टॉप के साथ ये 30 आ गया, राइट,
एंड बॉटम के साथ ये 45 आ गया। स्टार्टिंग में एक चीज समझाई थी, अगर एक हाइपोटेन्यूज के अराउंड एंगल्स होंगे दे आर गोइंग टू बी इक्वल। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक हाइपोटेन्यूज के अराउंड दे आर ऑलवेज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो ये 30 था, ये 30 हो गया, वो 45, ये 45, राइट। फिगर हमारी बन गई, ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग और वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो ये हम ले लेते हैं h और ये है x। दोनों बिल्डिंग्स जो है हमारी मल्टी स्टोरी एंड टॉल, दे आर इरेक्ट, राइट। तो इरेक्ट है, इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है, इतना डिस्टेंस, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 8, ओके। और ये भी x रहेगा। लेट्स लेबल द फिगर A B C D E, राइट। पहले हम ऊपर वाले ट्रायंगल, और ये वाला कितना आ जाता है, अगर हम चलो इसको ले लेते हैं, ओके, इसको हम कंसिडर करते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा चेंज कर रही हूं मैं, राइट। इसको h ले लिया, फाइन ऊपर वाले डिस्टेंस, CD वाले डिस्टेंस को h ले लिया, तो टोटल हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज गोइंग टू बी h प्लस 8। h की वैल्यू आ जाएगी तो 80 तो ऐड करना है, राइट। तो चलो लेट्स स्टार्ट। नाउ वी विल वर्क इन द ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल EDC, EDC ये वाला ट्रायंगल, राइट। कैसे काम करेंगे, tan जिंदाबाद, tan 30 इक्वल्स h ओवर x, राइट, h ओवर x। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स h ओवर x। अब यहां से देखो उन्होंने क्या मांगा हमसे, उन्होंने टोटल हाइट भी मांगी है, x भी मांगा है। तो यहाँ पे आप किसी को भी एलिमिनेट करो, इट डजंट मैटर, क्योंकि दोनों चाहिए हमें एंड में, राइट। तो मैं क्या करने लगी हूँ, x इक्वल्स टू h√3 हो जाएगा, ये 1 हो गया, राइट। चलो अब बड़े वाले ट्रायंगल में काम करते हैं। इन ट्रायंगल ADB, ADB में क्या है हमारे पास, वी हैव tan 45 इक्वल्स h प्लस 8 अपॉन x, राइट। tan 45 की वैल्यू 1, h प्लस 8 अपॉन x, x इक्वल्स h प्लस 8, x क्या आया था, h√3 आया था, h सब्ट्रैक्ट हो गया तो h√3 माइनस 1 इक्वल्स 8। h की वैल्यू कितनी आती है, ये आई। लेकिन क्या हम ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं, कभी भी नहीं, हमें रैशनलाइज करना है, राइट। तो h इक्वल्स 8 ओवर √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, राइट। नीचे √3 स्क्वायर, क्लास 9 की रैशनलाइजेशन याद करो, क्या मिलता है, 3 माइनस 1 दैट इज 2, सो 8 ओवर 2 इंटू √3 प्लस 1 and that comes out to be 4 into √3 plus 1 meter as the height of the ऊपर वाला पार्ट। अभी खत्म नहीं हुआ, टोटल हाइट नहीं निकाली, लेकिन ऊपर वाला पार्ट अभी x भी चाहिए। x क्या है, h प्लस 8 है, राइट। तो टोटल हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग is equals to 4√3 plus 4 plus 8, that is 12 plus 4√3 meters, right। अब x क्या था, that is distance between buildings, right। तो ये कितना आएगा, ये था h प्लस 8, नहीं सॉरी क्या था, x क्या था, x भी सेम है, ओ या x एंड h दोनों सेम ही तो है हाइट, राइट। दैट इज ऑल्सो 12 प्लस 4√3 मीटर्स। क्यों, देखो ये एंगल क्या था, ये 45 था ना, तो ये जितनी होगी उतना ही तो ये होगा, राइट। दैट इज वाई अगर वो h प्लस 8 है तो ये भी तो h प्लस 8 है, राइट। एंड हेंस वी गॉट द आंसर्स। अगेन आई हैव लेफ्ट माई आंसर्स इन टर्म्स ऑफ √3, क्यों, क्वेश्चन के एंड में उन्होंने हमें √3 नहीं कहा, राइट। ओके चलो, एंड द लास्ट एग्जाम्पल फॉर दिस वन, ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। हाँ, इस क्वेश्चन को समझ के इसकी फिगर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, स्पेशली इन द फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन द स्टूडेंट्स आर डूइंग इट, ओके। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स
ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 एंड 45। देखो अगर इसकी ना काफी रियलिस्टिक से फिगर बनाओ, हम नदी बना रहे हैं, एक ब्रिज बनाएंगे, कभी हम ट्रिगो नहीं कर पाएंगे उसके अराउंड। ओके, ये चीज समझो, ये हमारा ब्रिज है, राइट, एंड देयर इज अ पॉइंट ऑन द ब्रिज वेयर देयर आर 2 एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। इस तरह से प्लीज काफी बेसिक से फिगर बनाओ, 3D फिगर, या फिर काफी अपनी स्केचिंग में, अपनी क्रिएटिविटी में मत चले जाना इस क्वेश्चन को करते हुए। ओके, अब ब्रिज पे एक पॉइंट था P, हमने उसके अराउंड एंगल्स ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही थी, एक तरफ 30 है, एक तरफ 45, राइट। नाउ इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, दैट मींस ये हाइट 3 मीटर गिवन है। ओके, वी आर सपोज टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब ये डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ओके, अब यहां पे हम क्या ले लेंगे, अगर ऊपर वाला एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो इसका मतलब ये एंगल 30 हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड सिमिलरली लेफ्ट राइट में अगर 45 है तो ये 45 हो जाएगा, राइट। यहां पे हमने AC को X लिया, तो BC को हम Y ले लेते हैं, हमें कुछ नहीं पता ना कि वो क्या है, तो हमने अलग अलग वेरिएबल्स ले लिए। अब 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, एक से X की वैल्यू निकलेगी, एक से Y की वैल्यू निकलेगी, एंड देयर यू विल गेट द टोटल विड्थ ऑफ द रिवर, राइट। तो इन ट्रायंगल ABC, what do we get? Tan 30, 3 over X, 1 by root 3, 3 over X, X equals 3 root 3 meter. Okay, अब in triangle PBC, tan 45 equals 3 over by 1 equals 3 over by Y equals 3. So therefore, width of the river equals 3 root 3 plus 3 मीटर। क्या आंसर? 2 मिनट लगे हैं क्वेश्चन को करने में, फिगर अलग बनाना था ऑब्वियसली, लेकिन पहले वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हमने X की वैल्यू निकाली, दूसरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में Y की वैल्यू निकाली, एंड द टोटल विड्थ इज द सम ऑफ बोथ X एंड Y, राइट। अगेन रूट में छोड़ा मैंने आंसर, मैंने वैल्यू नहीं डाली, राइट। CBSE वाले भी फोर्स नहीं करते रूट की वैल्यू डालना अनलेस दे हैव स्पेसिफाइड। ओके, हाँ, अगर किसी के पास बहुत ही ज्यादा टाइम बच रहा है और कैलकुलेशन बहुत पसंद है करनी, यस यू आर मोर देन वेलकम, लेकिन यू नीड टू इंश्योर दैट योर कैलकुलेशंस आर गुड एंड यू लीव करेक्ट आंसर। तो ऐसा ना हो कि अच्छा वाला करते करते लास्ट में कैलकुलेशंस गलत होने की वजह से आंसर गलत हो जाए, राइट। सो ये थे हमारे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के एग्जाम्पल्स। नाउ I will be uploading another video soon where I will be dealing all the unsolved questions from NCERT. Till then, happy learning!